ओके, सो एंडोक्राइन लेक्चर है ऑन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो इसमें मैं आपके सारे जो एंडोक्राइन रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स उनके फंक्शंस हैं वो हम सारे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उसमें आपके साथ एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स आते हैं। तो यहाँ पे देयर विल बी डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबर्टी। तो ये दोनों चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो एस्ट्रोजन है तो उसकी पोटेंसी में सबसे पहले एस्ट्राडायोल आता है, फिर एस्ट्रोन आता है, फिर एस्ट्रायोल आता है। तो पोटेंसी आपने याद रखनी है। एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स हैं, एक को हम एस्ट्राडायोल कहते हैं, एक को हम एस्ट्रायोल कहते हैं, एक को हम एस्ट्रोन कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और पोटेंसी इसमें सबसे ज़्यादा एस्ट्राडायोल की है, फिर एस्ट्रोन की है, फिर उसके बाद एस्ट्रायोल की है। एंड्रोजन्स में आपके साथ मेनली टेस्टोस्टेरोन आता है, डीएचटी आता है, एंड्रोस्टिनिडायोन, और आपके साथ डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, ठीक है, DHEA। ये आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्रोजन्स हैं और इसकी पोटेंसी में सबसे ज़्यादा DHT होता है, फिर आपके साथ टेस्टोस्टेरोन आते हैं, फिर आपके साथ ये बाकी आते हैं। तो ये एंड्रोजन्स हैं। जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं ये आपके साथ स्टीरॉयड इन नेचर है और सारे के सारे डिराइव होते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है। ये पूरली सॉल्युबल होते हैं इन प्लाज्मा एंड दे आर कैरीड बाय सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं दे आर कैरीड बाय सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, SHBGs। ठीक है, तो ये आप याद रखो, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। स्मॉलर अमाउंट बाय एल्ब्यूमिन क्रॉस लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल्स एंड दे बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो जो SHBG है ये आपके साथ एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द लिवर, और ये आपके साथ एंड्रोजन को बहुत ज़्यादा बाइंड करता है। एस्ट्रोजन को भी बाइंड करता है लेकिन एंड्रोजन को ज़्यादा बाइंड करता है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट्रोजन। सो दैट इज़ वाई ए जो है ये बड़ा लिखा है और ई जो है दैट इज़ स्मॉल। सो एंड्रोजन्स bind more to the SHBG and estrogen also bind but they bind less to the SHBG। जो फ्री हार्मोन है वो आपके साथ क्लिनिकल अफेक्ट कॉज करवाता है। तो अगर एक पेशेंट में आपके साथ लो SBG होगा तो उसमें एंड्रोजन्स बाउंडेड ज़्यादा होंगे, एस्ट्रोजन जो है वो आपके साथ लेस बाउंडेड होगा। लेकिन फ्री जो एंड्रोजन्स हैं वो आपके साथ फ्री एंड्रोजन और फ्री एस्ट्रोजन दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। तो लो SHBG में आपने ये याद रखना है। हाई SHBG अगर हो तो उसमें आपके साथ एल्ब्यूमिन बाउंड फॉर्म में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें आपने सॉरी एंड्रोजन बाउंड फॉर्म में ज़्यादा होगा और जो एस्ट्रोजन है वो बाउंड फॉर्म में आपको कम मिलेगा। लेकिन फ्री फॉर्म में अगर आप उसको देखोगे तो फ्री फॉर्म में आपको एंड्रोजन कम मिलता है और एस्ट्रोजन कम मिलता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा मिलता है जब आपके साथ हाई SHBG होगा। तो ये आपने बस याद रखना है। व्हेन द SHBG इंक्रीज आपके साथ फ्री एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं। मोर अफेक्ट ऑन एंड्रोजन तो उससे इंक्रीज रेशो हो जाती है एस्ट्रोजन टू एंड्रोजन्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोजन इफेक्ट। तो SHBG जो है अगर ये आपके साथ इंक्रीज़ हो जाए तो इसके कॉजेज़ में आपके साथ एस्ट्रोजन आता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म आता है। हार्मोन्स इसमें एस्ट्रोजन का अफेक्ट ज़्यादा होगा जब SHBG ज़्यादा होगा, और क्लिनिकल अफेक्ट में इट विल प्रोड्यूस गायनिकोमेस्टिया इन मैन। अगर SHBG आपके साथ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन कम हो जाए तो इसके कॉजेज़ में एंड्रोजन आता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। इन सारे कंडीशंस की वजह से SHBG कम हो सकता है। हार्मोन जो है ये आपके साथ एंड्रोजेनिक अफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और इसका क्लिनिकल अफेक्ट क्या है कि इट विल कॉज हेयरसुटिज्म
एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन वुमेन। सेरोसिस में एस्ट्रोजन का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इट कॉजेज़ गायनेकोमेस्टिया, स्पाइडर नेवाई, पाल्मर एरिथीमा, टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड इम्पोटेंस। अगर अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन हो, ठीक है, तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, विच लीड्स टू इंक्रीज SHBG, और आपके साथ एस्ट्रोजन के अफेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा और एंड्रोजन आपके साथ कम होगा। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर SHBG ज़्यादा होगा तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है एस्ट्रोजन के साथ, इन्वर्स रिलेशन है एंड्रोजन के साथ। तो डायरेक्टली अगर ये ज़्यादा हुआ एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा हुआ तो एंड्रोजन आपके साथ कम होंगे। रिप्रोडक्टिव हार्मोन में आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपके साथ GnRH प्रोड्यूस करता है, जो आपके साथ पिट्यूटरी पे लगता है। जब पिट्यूटरी पे लगेगा इट विल रिलीज़ FSH एंड LH, और ये FSH LH जाते हैं टेस्टीज़ या ओवरीज पे काम करते हैं और वहाँ पे एंड्रोजन्स या एस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी अगर इनकी लेवल ज़्यादा हो जाए, एंड्रोजन्स या एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू मैसेज दे देता है पिट्यूटरी को भी, हाइपोथैलेमस को भी, कि अभी हमारे साथ एंड्रोजन्स या एस्ट्रोजन्स ज़्यादा है, आप और ना प्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक इनहिबिटरी अफेक्ट एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स प्ले करते हैं। तो हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करेगा, पिट्यूटरी से FSH LH रिलीज़ करेगा, जो टेस्टिस ओवरीज पे लगता है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। प्यूबर्टी में FSH और LH आपके साथ लो होते हैं और राइज एट प्यूबर्टी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। FSH LH लो बिफोर प्यूबर्टी FSH LH कम होगा और प्यूबर्टी पे ये राइज हो जाता है। GnRH के बारे में आप याद रखो कि दिस इज़ अ पेप्टाइड एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये आपके साथ एक पल्सेटाइल फॉर्म में रिलीज़ होता है, पल्सिस फॉर्म में ये रिलीज़ होगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स जो है वो वेरी होती है और changes affect release of LH FSH from the pituitary। GnRH जो है इसका मैकेनिज़्म आप याद रखो कि ये आपके साथ GQ प्रोटीन सिस्टम और IP3 सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है। तो सबसे पहले PIP2 जो है ये आपके साथ क्या होगा, ये फॉस्फोलाइपेज C के साथ बाइंड होता है, वहाँ से इट प्रोड्यूसेस IP3 इनएसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये इनएसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है कैल्शियम चैनल पे लगता है, तो वहाँ से जो है कैल्शियम चैनल से आपके साथ प्रोटीन्स वगैरह या कैल्शियम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम यहाँ पे आ जाता है। ये कैल्शियम जो है आता है और प्रोटीन काइनेज के थ्रू आपके साथ डाई एसाइल ग्लाइसरोल के साथ अटैच हो जाता है। तो इसके साथ डाई एसाइल ग्लाइसरोल इस कैल्शियम के साथ कैल्शियम के साथ डाई एसाइल ग्लाइसरोल कंबाइन होता है और ये आपके साथ क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे ऑफ सबस्ट्रेट्स। फिर एक ड्रग है जिसे हम कहते हैं लूप्रोलाइड। ये एक GnRH एगोनिस्ट है और ये डिराइव होता है GnRH से। ये डी अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन करवाता है फॉर नेटिव L अमाइनो एसिड एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है एंड ऑक्यूपाइज रिसेप्टर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लूप्रोलाइड जो है ये इनिशियल बाइंडिंग कैन स्टिमुलेट LH और FSH रिलीज। क्रॉनिक ट्रीटमेंट में LH और FSH आपके साथ कम हो जाता है विच लीड्स टू द डाउन रेगुलेशन ऑफ GnRH रिसेप्टर्स और पिट्यूटरी डिसेंसिटाइजेशन करवाएगा। तो सबसे पहले लूप्रोलाइड जो है इनिशियल बाइंडिंग करवाता है और उसकी वजह से LH FSH रिलीज़ हो जाते हैं। क्रॉनिक ट्रीटमेंट में ये कम होते हैं, इनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है और डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। ये सप्रेस ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ एंड ओव्यूलेशन। लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन जो है आपको मिलेंगे, जो सिमिलरली आपको मेनोपॉज में भी मिलते हैं। लूप्रोलाइड जो है पल्सिटाइल, ये
पल्सिटाइल इसका यूज़ है विच इज़ रेयरली डन, स्टिमुलेशन करता है LH-FSH रिलीज़ को, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय infusion pump, varies about every 90 minutes and it is used to create LH surge for ovulation या infertility। जो लूप्रोलाइड है कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यूस यूज़ करोगे तो इट विल कॉज सप्रेशन ऑफ LH-FSH रिलीज, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेटिक कैंसर्स और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में। तो एक आपके साथ पल्सेटाइल यूज़ है इसका जिसमें ये फंक्शंस हैं, और एक आपके साथ इसका कंटिन्यूस यूज़ है। कंटिन्यूस यूज़ में सप्रेशन करवाता है एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेट कैंसर और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका देखा जाता है, दैट इज़ कैलमैन सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को क्या होता है, एनोस्मिया और हाइपोगोनेडिज्म के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ही हैज़ लॉस ऑफ स्मेल, ही हैज़ लॉस ऑफ गोनेड्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ GnRH। GnRH आपके साथ एब्सेंट होता है, उसकी सिक्रीशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कम होगी, मे बी उसकी वजह से एब्सेंट है या कोई और वजह से एब्सेंट है। तो इट इम्पेयर्स द माइग्रेशन ऑफ GnRH न्यूरॉन फ्रॉम ऑरिजिन इनटू ऑल्फैक्टरी बल्ब टू द हाइपोथैलेमस। तो ये इसकी माइग्रेशन को इम्पेयर कर देता है। ये आपके साथ ऑकर होता है मेल्स में 5:1 की फीचर्स में आपको हाइपोगोनेडिज्म, एनोस्मिया मिलती है। You will find low GnRH, FSH, LH, testosterone. You will find delayed puberty and small testes. जो पिट्यूटरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसमें LH, FSH आता है। प्रोटीन्स LH, FSH, TSH and HCG जो है, these are heterodimers. Dimer, when two molecules combine together they form a dimer, and hetero are different. तो इसमें दो चेन्स आपको मिलेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। सारे टाइप्स में अल्फ़ा सेम होता है लेकिन बीटा डिफरेंट होता है। अभी इसकी समझ आपको इस डायग्राम से आ जाएगी। ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है ये सारों में सेम होता है, TSH, LH, FSH, HCG, इन सारों में अल्फ़ा सेम होता है। लेकिन अगर अल्फ़ा के साथ FSH बीटा कंबाइन होगा तो दिस विल प्रोड्यूस FSH। अगर LH बीटा अल्फ़ा सब यूनिट के साथ कंबाइन होता है तो इट प्रोड्यूसेस LH एंड सो ऑन। इसमें AMP विल कन्वर्ट इनटू साइक्लिक AMP और ये आपके साथ इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं ऑल हैव अ साइक्लिक AMP सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। फिर इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने याद रखना है हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करता है, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहाँ से LH प्रोड्यूस करता है, FSH प्रोड्यूस करता है। ये LH आपके साथ लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, और FSH आपके साथ सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है जो कि आपके पास इनहिबिन प्रोड्यूस करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप लिडिक के बारे में जान लो कि कोलेस्ट्रॉल आपके साथ DHEA और एंड्रोस्टेनिडायोन बनाता है। रिज़ल्ट में क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट में यू गेट टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन्स। अच्छा, जो DHT है वो आपके साथ टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म है। ये जो भी टेस्टोस्टेरोन पड़ा होता है दैट इज़ कन्वर्टेड to DHT in the peripheral tissues by an enzyme that is called 5-alpha reductase. तो many testosterone जो है that affect are mediated by DHT. DHT क्या करवाएगा? It will increase the potency and it will bind androgen receptors more than testosterone. So there will be a more stable condition. Testosterone 5-alpha रिडक्टेज के थ्रू आपके साथ DHT बनाता है जो एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का और आपके साथ सारे इफ़ेक्ट्स कॉज करवाता है। फेनेस्ट्राइड 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटेड बाय फेनेस्ट्राइड, इस एंजाइम को फेनेस्ट्राइड इनहिबिट कर सकता है, तो दैट्स वाई फेनेस्ट्राइड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ये ऑल्सो आपके साथ हेयर लॉस इन मैन में यूज़ होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो ईस्ट्राडायोल है, टेस्टोस्टेरोन आपके साथ कन्वर्ट होता है ईस्ट्राडायोल में भी,
एंड ये आपके साथ ऑकर होता है इन द एडिपोज टिश्यूज एंड लेडिक सेल्स में थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड एरोमेटेज। टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है बाय एरोमेटेज एंजाइम। सम टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट मीडिएटेड बाय ईस्ट्राडायोल। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो लेडिक सेल्स हैं मैंने आपको कहा कि दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होगा डीएचटी में और ईस्ट्राडायोल में। तो डीएचटी में अपने अफेक्ट्स कॉज करवाता है, ईस्ट्राडायोल में अपने अफेक्ट्स कॉज करवाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन जो है अफेक्ट्स इन मेल क्या होते हैं कि डिफरेंट अफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस, फीटस, प्यूबर्टी, एडल्ट पे टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंट एक्शन है। फीटस में इसका एक्शन क्या है कि ये आपके साथ डेवलपमेंट करेगा टेस्टिस की, रिक्वायर्स वाई क्रोमोसोम। अगर इस पे आपको समझ आ गई होगी कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस के लिए हमें वाई क्रोमोसोम चाहिए। SRY जीन प्रोड्यूसेस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ऑल मेन्स XY बॉन्ड विद टेस्टिस, और क्रोमोसोमल सेक्स इज़ डिटरमाइंड बाय XX या XY। अगर XX हो दैट इज़ फीमेल, अगर XY हो दैट इज़ मेल। तो इंटरनल या एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिक्वायर्स हार्मोन। फीटस में आपके साथ क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस के लिए वाई क्रोमोसोम चाहिए होता है। आपके साथ टेस्टोस्टेरोन का अफेक्ट फीटस में क्या होगा कि ये SRY जीन वहाँ पे इनहिबिट नहीं होगा, ये वहाँ पे पड़ा होगा। और ये क्या करता है, ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी मेल्स बॉर्न हैं विद टेस्टिस, ठीक है, ऑल द मेन विल बी बॉर्न विद टेस्टिस। क्रोमोसोमल सेक्स जो है उसको डिटरमाइन करना है, और इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिक्वायर्स हार्मोन। फीटस में इंटरनल जेनिटेलिया जो है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम मीजोनेफ्रिक डक्ट, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस, वास डिफरेंस। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है इंटरनल जेनिटेलिया को इंटरनल जेनिटेलिया जो है डिराइव होते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट से। इसमें सेमिनल वेसिकल आता है, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, और इसके लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होगी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम द यूरोजेनिटल साइनस, और it leads to the formation of penis, scrotum, also prostate, bladder, and it will require DHT। तो अभी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा था। ये वाई क्रोमोसोम आपके साथ SRY जीन पे लगता है जो कि टेस्टिस पे एक्ट करता है। टेस्टिस आपके साथ सर्टोली सेल्स बनाते हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। इसके अलावा ये आपके साथ लिडिक सेल्स भी बनाते हैं। तो ये लिडिक सेल्स आपके साथ टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। ये टेस्टोस्टेरोन दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, DHT में और मीजोनेफ्रिक डक्ट में। तो DHT से आपके साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनते हैं जिसमें आप PSP याद रखो, पीनस, स्क्रूटम, प्रोस्टेट, और मीजोनेफ्रिक डक्ट बनाएगा जिससे इंटरनल जेनिटेलिया बनता है जिसमें सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस और एपिडिडमस वगैरह आते हैं। जो 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशेंसी है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। 46XY मेल जो है ही इज़ एबल टू मेक टेस्टोस्टेरोन बट ही इज़ नॉट एबल टू मेक DHT। तो टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा रिडक्टेज के थ्रू DHT बनता है। नॉर्मल इंटरनल जेनिटेलिया आपको मिलेंगी, नॉर्मल एपिडिडमस, वास डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल, लेकिन यू विल फाइंड ब्लाइंड एंडेड विजाइना। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो आपको प्रीडोमिनेटली फीमेल की नज़र आएगी। इसमें एब्सेंट एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया होगा। एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया नहीं होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल होता है। बेबी जो है मेल है। रेंज ऑफ फीमेल जेनिटेलिया सीन प्लस माइनस, उसके साथ हाइपोस्पीडियस भी होता है। समटाइम डायग्नोज्ड एट बर्थ ड्यू टू एम्बिगुअस जेनिटेलिया। अच्छा, 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी जो है टिपिकल केस में मेल विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया आपको मिलेगी, फीमेल विद मस्कुलिनाइजेशन एट प्यूबर्टी। तो दिस इज़ 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी, ब्लाइंड विजाइना,
एब्सेंस ऑफ यूट्रस, ये टिपिकल फीचर्स है 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी के। तो मेल में अगर एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो, फीमेल में मेल कैरेक्टर्स हों, ऑपोजिट काम है, और ब्लाइंड विजाइना, एब्सेंट यूट्रस, बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस, एंड यू विल फाइंड नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन का अफेक्ट प्यूबर्टी पे क्या होता है कि इट कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रूटम एंड टेस्टिस, ये पीनस साइज को इंक्रीज करता है, सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट काज करवाता है, और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ करवाएगा। इट विल ऑल्सो grow hair on face and underarms and it will cause deepening of the voice। टेस्टोस्टेरोन का एक प्रोमिनेंट अफेक्ट है कि ये ग्रोथ स्पर्ट में हेल्प करता है वाया एस्ट्रोजन। तो इससे जो है लीनियर ग्रोथ इंक्रीज होगा और ये आपके साथ क्लोजर ऑफ एपिफाइसियल प्लेट्स करवाएगा। एक इसका अफेक्ट है कि दिस कॉजेज एक्नी, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज सीबम, जिसमें सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन आपको इंक्रीज मिलेगी। तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स ऑन सेबेशियस ग्लैंड जो है वो आपके साथ एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ एंड सिक्रीशंस को, और ये आपको प्यूबर्टी में मिलता है। ऑल्सो कॉमन इन अदर फॉर्म्स एंड्रोजन एक्सेस लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्रोथ भी कॉज करवाता है। फेनेस्ट्राइड अगर आप एक पेशेंट को देते हो तो ये डीएचटी को कम करवाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीएचपी। फेनेस्ट्राइड को हम हेयर ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, अच्छा टेस्टोस्टेरोन थेरेपी जो है बीपीएच के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरॉयड आपके साथ, टेस्टोस्टेरोन आपके साथ एलडीएल को कम, एचडीएल को कम करेगा, जो गुड लिपिड है उसको कम करता है और बैड लिपिड्स को इंक्रीज़ करता है। और ये आपके साथ टेस्टोस्टेरोन मेल्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस कॉज करवाता है। जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो यहाँ पे आपको बाल्डनेस नज़र आती है और इन साइड्स पे आपको बाल्डनेस नज़र आती है। तो ये आपके साथ नॉर्मल मेल पैटर्न बाल्डनेस है। यहाँ पे आपको जो हेयर नज़र आ रहा है दैट इज़ बिल्कुल, यहाँ पे कोई हेयर लॉस नहीं हुआ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हेयर लॉस हो जाए तो उसमें आपने फिर और कंडीशंस को माइंड में लाना है, जैसे कि एलोपेशिया वगैरह। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस इन मैन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। इसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। इसमें एंटीरियर स्काल्प, मिड स्काल्प, टेम्पोरल स्काल्प और वर्टेक्स से हेयर लॉस हो जाते हैं, और ये हेयर लॉस एंड्रोजन्स की वजह से होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं, एंड विल नॉट ऑकर विद एंड्रोजन डिफिशिएंसी। डीएचटी इसका की एंड्रोजन है, तो दैट इज़ वाई हम फेनेस्ट्राइड देते हैं ताकि इन पेशेंट्स में डीएचटी ना बने। जो एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएचटी, एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन है वो ना बने, क्योंकि वो आपके साथ ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कॉज करवाती है। तो मैनी कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड कॉजेज़ हो सकते हैं। मेल हाइपोगोनेडिज्म के जो है आपके साथ मैनी कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं। ये आपके साथ एज के साथ भी होता है। इसमें आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ये आपको एज के साथ इंक्रीज मिल, लाइक जो पर्सन एज्ड हो उसमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है, वैसे आप नॉर्मली सोचो, और उसमें सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जो है वो आपके साथ इंक्रीज़ होगा। टेस्टोस्टेरोन अगर सीरम की बात हो, अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन की बात हो वो कम होगा। एक ओल्ड एज पेशेंट में सेक्सुअल फंक्शन कम होता है, ऑब्वियसली बोन मास कम होता है, दैट्स वाई ही इज़ एट रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, उसमें एनीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हम यूज़ करते हैं मेल हाइपोगोनेडिज्म के लिए। तो मेल हाइपोगोनेडिज्म की वजह से अगर हम एक पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देंगे इट विल रिज़ल्ट इन इंक्रीज मसल मास, उसकी वजह से बोन डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसका पोटेंशियल जो एडवर्स इफेक्ट है ये आपके साथ हेमेटोक्रिट को इंक्रीज़ करवाता है, एक्नी कॉज करवाता है, बाल्डिंग और वर्सनिंग बीपीएच, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए।
फिर इसके बाद आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज सप्रेस्ड बाय एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन। अगर एक पेशेंट बाहर से टैबलेट के फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो ये आपके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को सप्रेस करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपके साथ, अगर एक पेशेंट टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो इसका मैकेनिज़्म क्या है कि सबसे पहले एलएच सिक्रीशन को कम करवाएगा, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द लिडिक सेल्स, और एक्सोजीनियस हार्मोन जो है वीक एक्टिविटी इसकी होती है इन टेस्टीज, और आपके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को ये कम करवाएगा। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, अगर एक पेशेंट, मोस्टली हम देखते हैं जो जिम यूज़र्स होते हैं वो आपके साथ स्टीरॉयड्स वगैरह खाते हैं। तो स्टीरॉयड्स क्यों खाते हैं? ताकि उनको मसल मास मिले, ठीक है। और ये स्टीरॉयड का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है आपके गुड लिपिड को कम करता है, आपके बैड लिपिड को जो है ये इंक्रीज़ करवाता है, इसलिए इसमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के चांसेस एमआई वगैरह हर टाइप का मसला इनमें आ सकता है बैड लिपिड्स की वजह से। तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो है हाई डोज ऑफ एंड्रोजन यूज्ड बाय द बॉडी बिल्डर्स एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन होता है, और ये एंड्रोजन प्रिकर्सर है, और लीड टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट इससे ज़्यादा होगा, मसल मास इंक्रीज़ होगा, ये चीज़ें एचडीएल कम होगा, एलडीएल ज़्यादा होगा, इट विल कॉज एरिथ्रोसाइटोसिस, आपको उनमें स्मॉल टेस्टीज मिलेगी, नो स्पर्म प्रोडक्शन एजोस्पर्मिया, और यू विल सी गायनेकोमेस्टिया। सो दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ गायनेकोमेस्टिया। फिर हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट ड्रग जो है स्पाइरोनोलेक्टोन, विच इज़ अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में कि इसका की साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये गायनेकोमेस्टिया कॉज करवाता है। ये आपके टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ये गायनेकोमेस्टिया किस तरह कॉज करवाता है? ये अल्डोस्टेरोन के अफेक्ट को ब्लॉक करता है, और इसको हम हार्ट हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं। ये एंड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है फ्रॉम एंड्रोस्टेनिडायोन, एंड इसकी वजह से 10% केसेस में ये आपके साथ गायनेकोमेस्टिया कॉज करवाता है। रिज़ल्ट में क्या क्या होता है कि देयर विल बी इंक्रीज एस्ट्रोजन अफेक्ट। तो एस्ट्रोजन का काम ज़्यादा होता है, इट एक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट टिश्यूज़ एंड कॉज गायनेकोमेस्टिया, और एंड्रोजन अफेक्ट ये कम करवाता है। स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये तो आपको मैं मेल्स के बारे में कह रहा था कि मेल्स में इट कॉजेज़ गायनेकोमेस्टिया, लेकिन फीमेल में हम इसको ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, हिरसुटिज्म और एलोपेशिया के लिए देते हैं। तो फीमेल में इसका ऑपोजिट काम है, वी ट्रीट एक्नी, हिरसुटिज्म एंड एलोपेशिया विद स्पाइरोनोलेक्टोन। ब्लंट टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है जो कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट को इन्हेंस करता है, एंड एमेनूरिया स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, और एमेनूरिया के ट्रीटमेंट में भी हम इसको दे सकते हैं। स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन जो है इसका एक और टाइप है जिसे हम एपिलिरिनोन कहते हैं, ये अल्टरनेटिव है ऑफ स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, और गायनेकोमेस्टिया कॉज नहीं करवाता, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर में। तो ये एपिलिरिनोन आप याद रखो। सार्टोली सेल्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सपोर्ट एंड नरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, सार्टोली सेल्स की बात कर रहे हैं, और ये सार्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो नॉर्मली एक स्पर्मेटोगोनियम बनता है जो आपके साथ माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। दिस विल गो अंडरगो मियोसिस 1, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उससे मियोसिस 2 के थ्रू आपको स्पर्मेटिड्स, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू मेच्योर स्पर्म विच इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फिर ये एक टिपिकल पिक्चर है, इसको आप याद रखो कि दिस इज़ द ल्यूमन। ठीक है, ये हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलता है। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये उसका एक ल्यूमन आपको नज़र आता है। इसके साथ आपको इसके इर्द गिर्द ये जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ अर्ली स्पर्मेटिड्स, और फिर ये पेरिफ्री में आपको सार्टोली सेल्स नज़र आते हैं,
यहाँ पे एक ल्यूमिनल लिम्फेटिक कैपिलरी होती है और आपको बाहर इंटरस्टिशियल टिश्यू नज़र आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। सार्टोली सेल्स क्या करवाते हैं? दे आर स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच। ठीक है, दे आर सपोर्टेड बाय द लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, और इनको एफएसएच और एलएच की ज़रूरत होती है फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। सार्टोली सेल्स जो है ये फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर को बनाते हैं। ये टाइट जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सार्टोली सेल्स बनाते हैं, स्पर्म को आइसोलेट करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। तो सार्टोली सेल्स क्या करेगा कि सार्टोली सेल्स आपके साथ इनहिबिन बी सिक्रीट करता है और ये एफएसएच को इनहिबिट करता है। हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच, पिट्यूटरी, वहाँ से लेडिक और सार्टोली सेल्स। तो यहाँ पे सार्टोली की बात कर रहे हैं। ये सार्टोली सेल्स आपके साथ इनहिबिन प्रोड्यूस करता है। लेडिक सेल्स आपके साथ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। इनहिबिन का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ये एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि और इनहिबिन आप ना बनाओ। सार्टोली सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये सार्टोली सेल्स जो है आपके साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बनाते हैं और ये आपके साथ एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बनाते हैं। तो दीज सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करवाता है कि इट राइजेस एंड मेंटेन्स द लोकल टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है, जो लोकल टेस्टोस्टेरोन है उसको राइज करता है और मेंटेन रखता है। इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन आपको 100x मिलती है पेरिफेरी में। और मैंने आपको कहा कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH इसे कहते हैं, विच रिजल्ट्स इन डी जनरेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन इन यूट्रो आपको XX और XY मेल और XX फीमेल में मिलता है और इसमें 2 सिस्टम्स होते हैं। या आपको इनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स मिलेंगे और ये इनडिफरेंशिएटेड गोनेड जो है इट कैन डेवलप इनटू ओवरीज एंड टेस्टिस। या आपके साथ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बनता है जिससे फीमेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या आपके साथ मीजोनेफ्रिक डक्ट बनेगा विच इंडिकेट्स मेल स्ट्रक्चर, या जिससे आपके मेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो अगर एक चाइल्ड में वाई क्रोमोसोम होता है तो वहाँ पे आपके साथ टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है और वहाँ पे सार्टोली सेल्स आपको मिलेंगे। ये सार्टोली सेल्स क्या करेंगे कि ये वहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और ये आपके साथ मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन है और मुलेरियन सिस्टम की डीजेनरेशन कॉज करवा देते हैं। सार्टोली सेल्स ने AMH प्रोड्यूस किया, इसने डीजेनरेशन की मुलेरियन सिस्टम की, तो उसकी वजह से जो मुलेरियन सिस्टम को तो हमने पैरामीजोनेफ्रिक फीमेल स्ट्रक्चर कहा था, तो AMH ने फीमेल स्ट्रक्चर को इनहिबिट कर दिया, तो पेशेंट में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? मेल का स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो इट विल लीव बिहाइंड गोनेड्स एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, ये वाई क्रोमोसोम है, ये आपके साथ एक्ट करता है ऑन SRY जीन, वो आपके साथ टेस्टिस पे काम करता है, वहाँ से सार्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया और लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है। दिस सार्टोली और स्पर्मेटोगोनिया मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो मुलेरियन डीजेनरेशन कॉज करवाते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपके साथ DHT प्रोड्यूस करता है विच प्रोड्यूसेस एक्सटर्नल जेनिटलिया PSP और मुलेरियन डक्ट के थ्रू सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस और वास डिफरेंस, ये 3 चीज़ें बनाते हैं। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो इसमें म्यूटेशन ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर इन मेल आपको नज़र आती है। आपके साथ पेशेंट में नो ओवरीज होंगे, टेस्टिस फॉर्म इन यूट्रो, टेस्टिस इन यूट्रो बन जाते हैं। इसमें देयर इज़ नो सेलुलर रिस्पॉन्स टू एंड्रोजन्स,
तो नो एक्सटर्नल और इंटरनल मेल जेनिटेलिया विल डेवलप। सार्टोली सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो दे कॉज MIH मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, और ये मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन डिजेनरेशन ऑफ मुलेरियन सिस्टम करवाता है, जिसकी वजह से यू विल फाइंड एब्सेंट यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब। जो कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, ये एट प्यूबर्टी ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवाता है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है जो आपके साथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवाता है। और यू विल फाइंड नो आर्म पिट या प्यूबिक हेयर, ये आपके साथ डिपेंड करता है ऑन एंड्रोजन्स। इसके अलावा एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में आपको एमेन्यूरिया मिलेगी विद नो यूट्रस, और देयर विल बी एब्डोमिनल टेस्टिस। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो अल्ट्रासाउंड पे आपको एब्डोमिन में टेस्टिस नज़र आएगी। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। अगर आपके साथ एक पेशेंट में एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो और प्यूबर्टी भी एबनॉर्मल हो, तो इसमें आपने दो चीज़ें सस्पेक्ट करनी है। पहले आप कैरियोटाइप करो कि ये 46XX है या XY है। अगर XX है तो मुलेरियन स्ट्रक्चर्स को फिर आपने देखना है। अगर मुलेरियन स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। फिर 46XY है, अगर आपको कैरियोटाइप पे 46XY मिला, फिर आपने मुलेरियन स्ट्रक्चर्स को देखने हैं। अगर उसमें मुलेरियन स्ट्रक्चर डेवलप है तो आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को गोनेडल डिसजेनेसिस है और उसमें मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है। अगर उसमें मुलेरियन स्ट्रक्चर को आपने देखा और वो डेवलप नहीं है, तो दिस में बी ड्यू टू लैक ऑफ एंड्रोजन्स, this may be due to a rare form of congenital adrenal hyperplasia, या आपके साथ एंड्रोजन insensitivity syndrome होगा, या देयर विल बी डिक्रीज्ड DHT। तो होपफुली इसकी समझ आपको आ गई होगी। टेम्परेचर अफेक्ट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड डिक्रीज टेम्परेचर। सार्टोली सेल्स सेंसिटिव सार्टोली सेल्स आपके साथ सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर। Decrease spermatogenesis with higher temperature, decrease inhibin production with higher temperature, उसकी वजह से FSH इंक्रीज होता है। लेडिक सेल्स लेस सेंसिटिव होते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन यूजुअली मेंटेन हायर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अफेक्ट क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और सार्टोली सेल्स जो है सेंसिटिव है टू द टेम्परेचर, उसकी वजह से डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इन हायर टेम्परेचर, और लो इनहिबिन प्रोडक्शन होगी इन हाई टेम्परेचर। और लिडिक सेल भी लेस सेंसिटिव हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है ये आपके साथ मेंटेन्ड होती है ड्यूरिंग हायर टेम्परेचर। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखो फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ बिफोर दिस वीडियो एंड्स काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसमें हम सब का फ़ायदा है। मैं यहाँ पे लेक्चर्स आपके फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ, तो काइंडली आप भी जो है अपना आप भी इस चैनल को काइंडली फॉलो कर दें, ठीक है। तो आई वुड बी ग्रेटफुल। फिर इसके बाद है क्रिप्टोकायाडिज़म। क्रिप्टोकायाडिज़म हम किसे कहते हैं? इसमें अनडिसेंडेड टेस्टीज़ आप याद रखो, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टीज़ को हम कहते हैं क्रिप्टोकायाडिज़म। इसको हम हिडन टेस्टीज़ भी कहते हैं। यूजुअली दे आर अनडिसेंडेड टेस्टीज़। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें टेस्टीज़ बनते हैं ऊपर एब्डोमेन में, या इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये नीचे आते हैं इनटू द स्क्रूटम। लेकिन अगर वो नीचे ना आए, अनडिसेंडेड रहे, दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोकायाडिज़म। ये अनडिसेंडेड टेस्टीज़ आपको एब्डोमिनल एरिया में मिलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल में मिलते हैं, एंड कैन बी यूनिलैटरल या बायलैटरल। क्रिप्टोकायाडिज़म जो है इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको क्या नज़र आएगा कि देयर विल बी लो स्पर्म काउंट। टेम्परेचर अफेक्ट आपको ऑन सार्टोली ज़्यादा मिलेगा, और देयर विल बी लो इनहिबिन लेवल्स। तो कॉम्प्लिकेशन में क्रिप्टोकायाडिज़म स्पर्म काउंट को कम करवा देगा, इनहिबिन को कम करवा देगा,
जर्म सेल ट्यूमर के रिस्क को इंक्रीज़ करवा देता है, पेशेंट में इंग्वाइनल हर्निया और टेस्टिकुलर टॉर्शन का रिस्क बढ़ा देता है। टेस्टिस जो है जब रोटेट हो जाती है या ट्विस्ट कर देती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिकुलर टॉर्जन। इसमें कंप्रेशन ऑफ वेन्स हो जाती है विच विच डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो, और उस इट कैन लीड टू हेमोरेजिक इन्फार्क्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड टेस्टिकुलर टॉर्जन। क्रिप्टोकाइडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए टेस्टीज में डिसेंड ऑन देयर ओन, पहले आपने वेट करना है यूजुअली टिल 6 मंथ्स, अगर यूजुअली ऑकर बाय 6 मंथ्स ऑफ एज, अगर तब तक भी ये डिसेंड ना हुए तो फिर इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं ऑर्क्यूपेक्सी। ये सर्जिकल प्लेसमेंट होती है ऑफ द टेस्टीज इन द स्क्रूटम, और उसकी वजह से स्पर्म काउंट पर नॉर्मल हो जाता है, और ये आप 6 मंथ ऑफ एज के बाद करते हो। बायलैटरल अगर अनडिसेंडेड टेस्टीज हो तो इसमें फिनोटिपिकली मेल होगा विद बायलैटरल नॉन पैल्पेबल टेस्टीज। तो इसका डेंजरस कॉज क्या है, दैट इज़ आपने सस्पेक्ट करना है अगर एक मेल पेशेंट में बायलैटरली आपको नॉन पैल्पेबल टेस्टीज नज़र आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि दिस इज़ ड्यू टू कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये इसका एक डेंजरस कॉज है। फिर फीमेल एक्स एक्स एक्सपोज टू इंक्रीज एंड्रोजन, एम्बिगुअस जेनिटेलिया में अपीयर मेल विद एब्सेंट टेस्टीज। इसमें रिस्क होता है ऑफ शॉक फ्रॉम लो कोर्टिसोल लेवल्स, और की टेस्ट में आपने ACTH और कोर्टिसोल करना है। टेस्टीज जो है आपको एब्सेंट मिलेंगे, एजेनेसिस या एट्रोफी हुई होगी टेस्टीज की, इंट्रायूट्राइन वेस्कुलर कंप्रोमाइज। सीरम टेस्टिंग भी आप इसके लिए कर सकते हो, यू विल फाइंड एब्सेंट टेस्टीज, you will find increased LH-FSH, and you will find absence of Mullerian inhibitory hormone। वेरिकोसील जो है, वेरिकोसील हम किसे कहते हैं, वेरिकोसील इज़ द डायलेशन ऑफ द पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ द स्पर्मेटिक वेन्स। ये आपको एक वेरिकोसील का पिक्चर नज़र आ रहा है, यूजुअली यहाँ पे वेब लाइक वेन्स होते हैं। अगर ये वेब लाइक वेन्स आपके साथ ब्लॉक हो जाए और डायलेट हो जाए उसे हम कहते हैं वेरिकोसील। तो डायलेशन ऑफ दिस pampaniform plexus of the spermatic vein is called varicocele. It is caused by obstruction to outflow of the venous blood, और ये आपके साथ मोस्ट कॉमन होता है लेफ़्ट साइड पे। तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी आपको पता चलेगा कि इसका हमने क्यों ये पढ़ा है, बिकॉज इसका क्लिनिकल रेलेवेंस है वेरिकोसील के साथ। जो लेफ्ट स्पर्मेटिक लेफ़्ट ओवेरियन वेसल्स हैं, ठीक है, वो आपके साथ कम, या लेफ़्ट गोनेडल जो वेसल्स हैं या वेन है, वो पहले लेफ़्ट रीनल वेन में जाते हैं, उसके बाद ये आपके साथ IVC में जाते हैं। तो इनका जनरली लेफ़्ट साइड पे एक लॉन्गर कोर्स होता है। इस लॉन्गर कोर्स की वजह से आपके साथ क्या होता है कि जो इस लॉन्ग कोर्स की वजह से देर इज़ कंप्रेशन ऑकरिंग बिटवीन द एओर्टा एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इन दोनों के दरमियान कंप्रेशन होती है और इसे हम कहते हैं नट क्रैकर अफेक्ट। तो राइट वेन जो है आपके साथ ड्रेन करता है डायरेक्टली टू IVC, तो वहाँ पे आपको वेरिकोसील बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आपको वहाँ पे वेरिकोसील मिला है तो आपने उस पेशेंट में सस्पेक्ट करना है कि दिस में बी ड्यू टू रीनल सेल कार्सिनोमा, क्योंकि वो इन्वेट करता है रीनल वेन्स को। अदरवाइज़ ये आपके साथ जो है वेरिकोसील राइट साइड पे नहीं होता। अगर राइट साइड पे है, सस्पेक्ट करो रीनल सेल कार्सिनोमा को, मोस्टली ये आपके साथ लेफ़्ट साइड पे होता है। और इसमें क्या होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो है वो कहाँ पे होगी, वो ऑकर होती है बिटवीन द एओर्टा एंड द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान ये आउटफ्लो ऑफ वीनस ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट होगा,
जिसे हम नट क्रैकर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, वेरिकोसील जो है, स्क्रूटल पेन एंड स्वेलिंग आपको नज़र आती है। ये आपको स्क्रूटम में पेन नज़र आएगा एंड यू विल फाइंड अ बैग ऑफ वॉर्म्स। यहाँ पे इस तरह आपको फील होगा, अगर आप इसको टच करोगे यू विल फील अ बैग ऑफ वॉर्म इनसाइड द स्क्रूटम। ठीक है, ये इंक्रीज़ होता है वेल्सेलवा की वजह से, और स्टैंडिंग में जो है ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है। इसके लिए हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब भी एक पेशेंट आपके पास आए और वो आपसे कहे कि मेरे टेस्टीज़ में दर्द हो रहा है, सबसे पहले इमेजिंग चॉइस आपने अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है, ये वेरिकोसील आपके साथ इनफर्टिलिटी भी कॉज करवाता है ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड पुअर ब्लड फ्लो। और लास्ट स्लाइड जो है वो ये है कि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी को हम क्या कहते हैं? वेरिकोसिलेक्टमी। तो ये वेरिकोसिलेक्टमी सर्जरी हम करते हैं। इसमें आइसोलेटेड या डायलेटेड एबनॉर्मल वेन्स जो हैं उनकी हमने सर्जरी करनी है। रिडायरेक्ट ब्लड फ्लो, उसमें जो ब्लड फ्लो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको आपने नॉर्मल वेन्स में ले आना है। जो ब्लड फ्लो एबनॉर्मल जगह पे जा रही है उसको आपने सर्जरी के थ्रू नॉर्मल वेन्स में फ़्लो करवाना है। दूसरा ट्रीटमेंट है कि द पेशेंट इज़ एडवाइज्ड फॉर इमोबलाइजेशन। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर है, कैथेटर इंसर्टेड इनटू द डायलेटेड एबनॉर्मल वेन्स or coils or sclerosants used to clot off the veins, तो that is called embolization। ये भी आप वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई एम ओनली मेकिंग दीज वीडियोज़ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो काइंडली डू सब्सक्राइब ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस इस तरह बना सकूं। इफ़ यू आर लाइकिंग देम, इफ़ यू डोंट, सो आई विल स्टॉप मेकिंग द वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।